चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार शानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और आज इस सेशन के माध्यम से इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, पता है आपको कि व्रत के बारे में इससे पहले वाला जो सेशन था ना, डिटेल में हमने बात की थी। सो 10.1 भी हमने उसमें कवर की थी और 10.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे। सो आई होप आपने उस सेशन को अटेंड किया होगा। और आज जो ये सेशन होने के लिए जा रहा है, इस सेशन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें इससे पहले वाले सेशन से रिलेटेड रहेंगी। क्योंकि आपने अगर वो सेशन देखा होगा तो डेफिनेटली आप इस वाले सेशन में बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल एज दैट, बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए इसको फटाफट अंदाज में हम ख़त्म करते हैं। आकाश वेलकम, शगुन, सुमित, अरुण, अंकित, इन सभी का वेलकम करता हूं मैं इस सेशन में। ज़रा सभी स्टूडेंट्स एक बार यस लिख के बताइएगा कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत की जाए फिर। ज़रा फटाफट अंदाज में बताओ भाई, क्योंकि टाइम आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट की है क्लास। तो अरुण क्लास में लगातार आएगा, ठीक है। क्योंकि इससे अगले वाला जो चैप्टर है आपका, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब जितने भी चैप्टर आएंगे वो सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे, और ऐसे ही जो मैं कराऊंगा, चूँकि दोस्तों सारी चीज़ें मैं कवर करता हुआ चलता हूँ, और आई होप वे सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आती हों, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ज़बरदस्त लाइन से। ओहो। हम्म। तो मैं ठीक हूँ शगुन, आप कैसी हैं आप बताइएगा। आप कैसी हैं आप बताइए, फटाफट अंदाज़ में बताओ, जल्दी से बताओ, क्योंकि टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है। तो दोस्तों, फटाफट अंदाज में हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जल्दी से। शाकिर, वेलकम आपका इस सेशन में। शाकिर कैसे हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में भी। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। अंशिका, वेलकम आपका इस सेशन में। कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर वापस खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी लाइनों के माध्यम से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों जैसे कि 10.2 के हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया था, 3 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका एज दैट वेरी सिंपल हो चुका था, ये वाला क्वेश्चंस भी हम कर लिए थे। और अगला वाला जो क्वेश्चंस था ये भी हमने इसको भी समेटा था, और इससे जो अगला वाला क्वेश्चन है इसको भी हम समेट चुके थे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। सो अगले वाले चौथे क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होते हैं और देखेंगे ज़रा इसको पूरा सही तरीके से। इसमें ये कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि, यानी प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ बेटा कि आपका एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है सर, सर्किल दिया हुआ है। अब सर्किल का डायमीटर भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायमीटर। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, किसी व्यास के सिरों पर, यानी अगर, ओहो यहाँ पर ये चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक, पांचवा क्वेश्चन है तो यार दिक्कत वाली बात हो जाएगी भैया। तो मैं कह रहा ये क्वेश्चन चेंज कैसे लग रहा है। देखिए ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप इस वाले क्वेश्चन को। इसमें ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास यानी डायमीटर, तो मान लेते हैं कि इस सर्किल का जो व्यास है वो ये रहा। इस सर्किल का व्यास थोड़ा सा इधर दायरे में बनाते हैं इसको ज़रा फटाफट अंदाज कि इसका व्यास ये रहा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है आगे कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श समांतर रेखाएं, खींची गई टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन आप मुझे बताएं, इस जो डायमीटर दिख रहा है इसकी 2 टेंजेंट लाइन बनेगी, 2 टेंजेंट लाइन इसके सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा। यानी इस तरीके से अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ये बना दूं और एक टेंजेंट लाइन हमारी ये बन रही है, ये 2 टेंजेंट लाइन है, और ये 2 टेंजेंट लाइन कैसी हैं? ये समांतर लाइनें हैं। इस बात को भी उस वाले क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। ये बात हमें प्रूव करनी है क्या, कि सिद्ध करना है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती हैं। हमें ये सिद्ध करना है। इन सभी के आप नाम दे दीजिएगा। मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और इस तरीके से इस वाली को पी क्यू और आर एस मान लेते हैं, पी क्यू आर एस। तो क्योंकि हमें इसको सिद्ध करना है, अब सिद्ध किस तरीके से करेंगे ज़रा प्लीज़ करके एज दैट वेरी सिंपल ध्यान से समझेंगे इस वाली क्वेश्चंस को आप। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें केंद्र ओ वाला वृत्त दिया गया है। अब जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर को हमने लेट ओ मान लिया, ठीक है। तो जो चीज़ें दी हुई होती है दोस्तों, यहाँ पर बच्चे बहुत कम जुड़े हुए हैं, और मैंने कई बार बच्चों को बताया है कि बेटा ये आपका टाइम बहुत कीमती है और पढ़ने का टाइम है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे यार। तो आइए चलते हैं। तो जो आएगा वो अपने लिए आएगा, और जो नहीं आएगा उसका नुकसान। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ें हमने इस वाले फिगर में की हैं उसको, या इसको थोड़ा सा दायरे बनाते हैं। दायरे में क्या, ऐसे ही करते हैं इसको प्रूफ, कि हमें हमें केंद्र ओ वाला एक वृत्त दिया गया है। केंद्र ओ वाला एक वृत्त दिया गया है। क्या दिया गया है? एक वृत्त गिवन है, दिया गया है। और वृत्त वाला एक केंद्र दिया, एक वृत्त दिया हुआ है। माना कि ए बी व्यास है। क्या माना कि लेट ए बी इज डायमीटर, इज ए डायमीटर, इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल। यानी ए बी जो है वो इस सर्कल का क्या है? डायमीटर है, व्यास है। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सर।
पी क्यू और आर एस व्यास ए बी के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा है। अब आप लिख सकते हैं कि पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट लाइन passing through from point A and B, passing through from point A and B, A and B, कैपिटल A और कैपिटल B एंड B। इसका मतलब यह हुआ कि पी क्यू आर एस दो लाइनें स्पर्श की गई हैं, स्पर्श खींची गई हैं जो ए और बी से गुजर रही हैं, राइट। इस बात का मतलब समझ गए ना आप सभी स्टूडेंट्स? यस एंड नो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस एंड नो? फटाफट अंदाज में बताओ भाई, बातें समझ आई? अब आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं क्या? वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बेटा? आप मुझे बताइएगा, सच बताना सभी स्टूडेंट, कि मैंने इससे पहले वाले सेशन में ये बताया था आपको कि किसी भी वृत्त पर अगर कोई एक टेंजेंट लाइन खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस सर्किल के सेंटर से जो लंब डाला जाता है या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। यस एंड नो? यस सर। अब ये वाला एंगल भी, चूंकि ये आर एस जो है ये एक टेंजेंट लाइन है, यहाँ पर भी आपका एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। और आपको एक बात यहाँ पर ये भी बतानी है कि मैंने आपको ये बताया था कभी कि जेड की शेप जहाँ भी बनती है, या फिर इस तरीके से कहो कि जब भी आपकी दो पैरेलल लाइन हो और पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही हो, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, और अब जो ये दो एंगल बनेंगे इनको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बोलते हैं इनको। तो ये वाले जो एंगल बनते हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सेम होते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। ये 90 डिग्री का हो गया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। रेडियस स्पर्श यानी टेंजेंट लाइन पर, ए टेंजेंट लाइन जो त्रिज्या होती है वो वृत्त पर स्पर्श, वृत्त पर यानी एट सर्किल, एट टेंजेंट लाइन एट सर्किल, इस तरीके से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि जो रेडियस होती है ना, रेडियस, मान लो कि ये ओ बी जो है वो रेडियस है, ओ बी जो है वो रेडियस है, भाई रेडियस ही है तो ओ बी इस सर्किल की, और ओ ए जो है ये भी तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है। तो चूंकि 8 सर्किल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्या? वेरी गुड। तो अब मैं लिख सकता हूँ क्या कि ओ ए जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है किसके? अब भाई ओ ए जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ओ ए जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है या नहीं? यस एंड नो? बिल्कुल है सर। तो लिख सकता हूँ पी क्यू। आप ये जो आपने इस फिगर के अंदर किया है ना, आप लिखने के पश्चात सीधी सीधी बात यहाँ पर ये नज़र आ रही है क्या कि जो पी क्यू आपको नज़र आ रही है वो ओ ए पर डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ओ ए परपेंडिकुलर डायरेक्टली पी क्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप एक बात और लिख दें कि एंगल ए ओ पी, एंगल ओ ए पी 90 डिग्री, एंगल ओ ए पी इजिकल्स टू 90 डिग्री, आप इसको इजीली लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ओ बी जो है, आप सच दैट इसी तरीके से, इसी प्रकार आप अगर देखेंगे क्या कि ओ बी जो है, ओ बी वो आर एस या आर एस जो है वो ओ बी पर डायरेक्टली परपेंडिकुलर है। तो चूंकि आप इसको लिख सकते हैं ओ बी डायरेक्टली परपेंडिकुलर किसके? आर एस के, आर एस के। तो क्या आप मुझे बताइएगा कि ओ बी एस यानी एंगल ओ बी एस इजिकल्स टू, क्या ये 90 डिग्री का ना हो जाएगा? यस एंड नो? बिल्कुल सर। और अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि एंगल ओ ए पी
इजिकल्स टू एंगल ओ बी एस इजिकल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर अगले वाले ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण है। इस बात को इस तरीके से हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, एंगल। एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। यस एंड नो, यस एंड नो। अंशिका, अरुण और मानव, अभय, बातें समझ आ रही हो तो ज़रा यस लिख के बताइएगा फटाफट अंदाज में। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर कोण बराबर हैं। जब ये एंगल एकांतर कोण बराबर है, भाई ये 90 का है, ये 90 का है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो होगा, क्या आप कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर लिखा एकांतर कोण बराबर है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, कि अल्टरनेट एंगल इज इक्वल, यानी एकांतर कोण बराबर है, बराबर है। और आप लिख सकते हैं तो पी क्यू जो होगा वो आर एस के पैरेलल होगी। क्या होगी? आर एस के पैरेलल होगी। कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। आप यहाँ पर इस थ्योरम को लिख भी सकते हैं कि किसी वृत्त के, किसी सर्कल के, किसी वृत्त के, किसी वृत्त के, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा नेट की दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दायरे में लेकर आते हैं इसको भाई। ओ, क्लोज करना पड़ेगा इसको तो भाई, नेट नहीं चल पा रहा है। कैसी बात है भाई, ऐसे कैसे बात बनेगी, नेट ही नहीं चल रहा भाई। तो दिक्कत वाली बात हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। थोड़ी सी नेट की दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। और सत्यम, वेलकम आपका इस सेशन में। तो लिख सकते हैं किसी व्यास के किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा समांतर होती है, समांतर होती है। आई होप ये पूरा क्वेश्चंस दोस्तों आपको इजीली समझ में आ गया हो, और अगर आ गया हो तो एक बार सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताइएगा फटाफट अंदाज में, यस लिखिए फटाफट अंदाज में। सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताइएगा फटाफट अंदाज में। बातें समझ आ गई? अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें क्या? PQ and RS are tangent line passing through from point AB are parallel, are parallel, इस तरीके से इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और इस वाले क्वेश्चंस को भी देखते हैं ज़रा क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से द टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर from the center of the circle is 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। नहीं आई बात समझ?
आप मुझे बताइएगा, ये बात हमें प्रूफ करनी है कि इस तरीके से आपने एक सर्किल लिया, वो ये कह रहा है कि ये सर्किल जो है, सर्किल सर्किल जो है, ये हमें प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से अब आपको एक टेंजेंट लाइन, यानी यानी इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं, और बनाने के बाद यानी इसकी आपने टेंजेंट लाइन, और ये टेंजेंट लाइन किसी एक पॉइंट से होकर के गुजर रही है। मान लेते हैं ये इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, इस वाले पॉइंट को पी मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है, ठीक है, मान लिया आपकी बात सर। दूसरा वाल पेन लेने के पश्चात थोड़ी सी बातें अगर मैं आपकी स्पष्ट कर दूं कि मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है, और इस सेंटर से इस टेंजेंट पर हमने एक लंब डाल दिया। इसका मतलब ये जो टेंजेंट, ये जो परपेंडिकुलर डाला है, ड्रॉ किया है, ये इसका एक रेडियस भी है, इस सर्किल की रेडियस भी है, ठीक है। गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सो अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ ना मान करके, ज़रा ध्यान देना इस बात पर कि अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ना मान करके इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे की तरफ मान लूँ, और इससे फिर इसको मिला दूँ, इससे फिर इसको इस तरीके से मिला दूँ, तो यहाँ से ये सिद्ध होगा। कैसे होगा? केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, आप लिखेंगे यहाँ पर केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, एक केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, ठीक है। सभी स्टूडेंट समझेंगे इस बात को कि एक बिंदु, मैं ज़रा इन पॉइंट का नामांकरण कर देता हूँ। ये हमारी लाइन है, ये एक्स है, और ये वाई, एक्स वाई लाइन है, और इस तरीके से इस पॉइंट का नाम ओ पॉइंट है, और इस पॉइंट को एम पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अलीशा, वेलकम आपका सेशन में। एक बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है, आप लिखेंगे एक बिंदु पी पर, एक बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है, कि आप लिख सकते हैं क्या कि जो ये एक्स वाई है ना, ये इस सर्किल की क्या है, टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है। इस बात को आप इंग्लिश में इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें इसे विरोधाभास विधि से, यानी इसको हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रोडिक्शन, यानी इसको हमें विरोधाभास, विरोधक्ति, विरोधक्ति, इसको हमें विरोधक्ति, विरोधाभास, या इसको विरोधाभास ही लिखता हूँ मैं, विरोधाभास कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, यानी गलत मानने के बाद उस चीज़ को गलत साबित कर देना, ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है। विरोधाभास, विरोधाभास विधि, ठीक है। इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। माना कि बिंदु P से स्पर्श रेखा एक्स वाई पर खींचा गया लंब, आप यहां पर लिख सकते हैं कि लेट बिंदु पॉइंट P, पॉइंट P से स्पर्श रेखा पर, फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है, स्पर्श रेखा पर एट टेंजेंट लाइन, एट टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन एक्स वाई आर परपेंडिकुलर, आर ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर OP फ्रॉम सर्किल, फ्रॉम
फ्रॉम सर्किल फ्रॉम सेंटर फ्रॉम सेंटर ओ फ्रॉम सेंटर ओ फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ सर्किल ऑफ सर्किल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ऑफ सर्किल। मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ, वरना बातें ना समझ नहीं आने की दोस्तों के। थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश, हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि दिक्कत वाली बात ना हो और इजीली आपको समझ आए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या हिंदी में कि माना कि, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है, माना कि बिंदु P से बिंदु P से बिंदु P से ठीक है, स्पर्श रेखा XY पर, स्पर्श रेखा XY पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र O से यानी वृत्त के सेंटर O से होकर नहीं जाता, से होकर नहीं जाता। हमने ऐसा मान लिया कि वृत्त के O से होकर वो नहीं जाता है। इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट समझे कि लंब वृत्त के केंद्र O से होकर, लंब वृत्त के केंद्र O यानी इस केंद्र O से होकर नहीं जाता है, कोई M से, इस M पॉइंट से, ये हमने मान लिया इस तरीके से M पॉइंट से होकर जाता है, ये अन्य बिंदु M से होकर जाता है, नहीं जाता है, ये है अन्य बिंदु M से होकर जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमें इसको कॉन्ट्रडिक्शन यानी इसको विरोधाभास विधि से सॉल्व करना है। अब विरोधाभास विधि में क्या होता है कि इसमें यह होता है कि आप किसी चीज़ को गलत मान करके उसको गलत साबित कर देना, तो इस तरीके से ये विरोधक्ति हमारी होती है। अब मान लेते हैं कि जो रेडियस है या इसका व्यास है, ये इस O पॉइंट से नहीं गुजर रहा, ये इस M पॉइंट से गुजर रहा, बल्कि ऐसा नहीं होता, हमने गलत माना है यहाँ पर, ठीक है, गलत मान लिया हमने। तो अब मुझे आप बताइएगा, जब मैं इस OP को मिलाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया है, OP को मिलाइए, MP जो है वो XY के डायरेक्टली परपेंडिकुलर, यानी MP जो है, अब मुझे बताइएगा MP जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा इसके थ्रू, चूंकि इसको सेंटर ना मानते हुए इसको मानते हुए सेंटर, गलत माना हमने यहाँ पर। अब जो MP होगा, MP वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, किसके, PM के, किसके होगा भाई, XY के, इस XY के MP जो होगा वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ गए आप? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये बात हमने गलत मानी है, तो गलत तरीके से सिद्ध करेंगे इसको। तो इस तरीके से आपका एंगल MPY यानी MPY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर OP डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा किसके, OP जो होगा वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा XY के। ये तो विरोधक्ति है और ये एक्चुअल में है। तो मुझे बताओ कि एंगल OPX, एंगल OPY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वी नो भाई बातें मत करो भाई, दैट ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ पर कमेंट करते हो और मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं सभी की कमेंट पर ध्यान रखता हूँ, नोटिस करता हूँ सभी को, कौन किस दायरे में चल रहा है क्लास में, कैसे नहीं चल रहा, मैं सब पर ध्यान रखता हूँ। ऐसी बात मत कहा करो यार जिससे कि बुरा लगे और दिक्कत वाली बात हो क्लास में और डिस्टर्ब हूँ मैं आपसे, ठीक
ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, रेडियस जो होती है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। यानी जो रेडियस होती है, जो आपकी नज़र आ रही है ओपी, वो इस पर क्या है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर है। इस बात को तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं अच्छे तरीके से। सो आप लिख सकते हैं क्या, एम पी वाई एंगल, एम पी वाई, एम पी वाई तो हम लिख चुके हैं ना, ये 90 डिग्री का है, ये भी ना, ठीक है, हाँ ये दोनों चीज़ लिख चुके हैं। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एंगल ओ पी वाई बराबर होगा एंगल एम पी वाई के। ओ पी वाई जो होगा वो बराबर होगा एम पी वाई के। इस तरीके से ये हमने गलत साबित कर दिया है। इसको ये मान करके गलत माना और गलत ही साबित कर दिया। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आप लिख सकते हैं अतः, आप यहाँ पर एक बात लिखेंगे क्या, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट ज़रा, कि ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है, ये तभी संभव है जब ओपी और एमपी संपाती रेखाएं होंगी। जब ओपी ओपी और ओएम संपाती रेखाएं होंगी। संपाती बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर होना, एक दूसरे के ठीक ऊपर होना। जैसे ये वाली लाइन इस लाइन के ठीक ऊपर है तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। कि अगर ये एम जो है, एम ये यहाँ ना हो करके ये यहाँ पर होता एम, तो इसको बोल सकते हैं ओ पी या ओ एम, यानी संपाती रेखाएं हैं। और जब ये तभी पॉसिबल होगा जब ओ एम होगा, ओ यानी ये संपाती रेखाएं होंगी, ओ पी और ओ एम। इस तरीके से ओ पी और ओ एम संपाती होंगी, लिख सकते हैं आप इस तरीके से। अतः स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, अतः स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कहाँ से वो, कहाँ से पास होता है, वो इस सेंटर से पास होता है। आप जानते हैं ये नहीं? बताओ भाई, मानव, अंशिका, अभय, अंकित, इतनी बात लिख देंगे। देखिए कहने का मकसद ये है, यहाँ पर इसको जो हमने प्रूफ किया है वो विरोधक्ति क्या है, यानी इसको कॉन्ट्रडिक्शन द्वारा हमने सॉल्व किया है। अब ये बातें जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई हैं कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। आपको एक सर्कल बनाना है, इस सेंटर से इस तरीके से एक टेंजेंट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर एम पॉइंट ले लेना है। इस तरीके से एम पी वाई और ओ एम पी वाई दोनों बराबर हो जाएंगे और ये प्रूव हो जाएगी। आप बस थोड़ी सी इसको लैंग्वेज को अगर आप लिख लेंगे सही तरीके से, दायरे में लिख लेंगे, तो डेफिनेटली पूरे नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये छठा क्वेश्चन लिया गया है, पता नहीं क्या दिक्कत वाली है, सेंटर ऑफ द 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र के, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है वो? एक वृत्त है, एक वृत्त आपको नज़र आ रहा है, दायरा, ये आपको सही तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और इसकी एक टेंजेंट लाइन, बच्चों समझ आ रहा है नहीं? सर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में नहीं कर सकते, शॉर्ट में करोगे तो शॉर्ट में ही आंसर आपके नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, लिखना पड़ेगा जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जो आप कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। ये आपकी एक लाइन है और इस तरीके से ये आपकी टेंजेंट लाइन है।
ये आपकी टेंजेंट लाइन है इस तरीके से, ठीक है। अब इसका कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा और इनका नामकरण कर देता हूँ मैं। सर बातें समझ नहीं आ रही भाई, एक सर्किल है, ठीक है, एक बिंदु ए से द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। बहुत आसान चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि इस सर्किल का जो सेंटर है वो ओ है और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ए माना गया है और इसको माना गया है बी पॉइंट। अब वो ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट यानी इस स्पर्शीय रेखा फ्रॉम ए पॉइंट ए, स्पर्श रेखा पर एक पॉइंट ए है, उसकी इस केंद्र ओ से जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर है। अब आगे की तरफ वो ये कह रहा है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, यानी अब जो इसका यहाँ से यानी इसकी और यहाँ से जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी हमें इसकी रेडियस बतानी है, हमें इसकी रेडियस बतानी है। कैसे बताएंगे बेटा, बताओ कैसे बताएंगे इसकी रेडियस। आपको सिंपल दिख रहा है भाई, ये 5 ही 4, क्या आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो आप लिखेंगे क्या कि देयरफॉर इन ओ बी ए में, ओ बी इन ओ बी ए, इन ट्राइंगल ओ बी ए, इन ट्राइंगल ओ बी ए, आप देखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप इस तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब मुझे बताइएगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और इस बेस के स्क्वायर के सम के। हाइपोटेनियस कितना है सर? क्योंकि कर्ण के सामने वाली भुजा लंब होती है, सॉरी कर्ण के सामने वाली भुजा पर हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से परपेंडिकुलर क्या है इसका, ओबी है, और ओबी का वैल्यू नहीं दी हुई है, निकालनी है। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस क्या है इसका, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर, इसको उधर लेकर जाऊंगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजिकल्स टू 25 माइनस के 16, आपका पी स्क्वायर इजिकल्स टू कितना बचेगा भाई, 25 माइनस 16 कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, 9 आ जाएगा। और P इजिकल्स टू आपका 3, यहाँ से इजीली सिंपल एज दैट 3 आ चुका है, ठीक है। जब ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, कुछ और निकालना है क्या? आप लिख सकते हैं क्या कि देयरफॉर रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लिखने के पश्चात अपने आंसर की पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। ज़रा यस यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज सभी स्टूडेंट। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये पढ़ा यहाँ तक, इसके बाद में लिखते हैं। पढ़ने के बाद में जो पढ़ा वो लिखते हैं। यानी एक सर्कल बना लिया और दूसरा सर्कल इसके अंदर है, सकेंद्र है। इसका मतलब क्या होता है, सकेंद्र का मतलब होता है, कंसेंट्रिक का मतलब होता है कन और सेंटर। यहाँ से अगर एक बात देखेंगे तो चूंकि एक सेंटर यानी दोनों सर्कल का एक ही सेंटर है, तो मैं यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा एक सेंटर है, बिल्कुल सही बना है, एकदम एग्जैक्ट। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया, एकदम एग्जैक्ट बना है। और मैं यहाँ पर कुछ बातें आगे की तरफ बता रहा है। देखो कि सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइएगा बेटा कि मान लेते हैं कि इसका सेंटर ये रहा, ठीक है। मान ली सर आपकी बात, इसका सेंटर ये रहा,
तो चूंकि 5 सेंटीमीटर जो रेडियस होगी वो बड़े वाले सर्किल की होगी, जैसा कि आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे हैं। भाई हो जाए, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं? यस एंड नो। और दूसरी बात यहाँ पर वो ये कह रहा है क्या, कि जो छोटा वाला सर्किल आपको नज़र आ रहा है ना, उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सो यानी इसकी जो ये आपकी नज़र आ रही है 3 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, आपकी 3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ गए? अब वो आगे कह रहा है क्या, कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्किल। वो ये कह रहा है स्मॉलर सर्किल, यानी इस जो इसकी जीवा है, जो इसकी कॉर्ड है, जो इसकी सेकंड है, वो इस छोटे वाले सर्किल को टेंजेंट करती हुई पास हो रही, गुजर रही। इसका मतलब ये हुआ। आप मुझे बेटा बताइएगा कि अगर आप इस पर गौर करेंगे तो क्या ये एक पाइथागोरस प्रमेय न बन जाएगी यहाँ से? इसको मान लीजिएगा आप, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट मान लीजिएगा, ये हमारा ए पॉइंट है, और इस तरीके से ये इसको पी मान लीजिएगा और इसको क्यू पॉइंट मान लीजिएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं। सो आप मुझे बताइएगा, ये 90 डिग्री का है, क्योंकि वही बात आ जाती है, वही थ्योरम वाली बात कि क्या आती है कि कभी अगर किसी सर्कल से कोई टेंजेंट लाइन किसी एक पॉइंट से फ्रॉम पॉइंट क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से गुजर रही है, तो क्या कहते हैं उसको, कि वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल को बनाती है। ये बात मैं इससे पहले वाले सेशन में आपको बता चुका हूँ। आई होप आपने वो सेशन बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया हो। तो यहाँ पर फटाफट अंदाज में हम पी ए की वैल्यू निकालते हैं। और एक बात ये भी इसमें है, क्या बात सर, कि अगर हम किसी भी सर्कल के सेंटर से जीवा पर, उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, तो ये इस कॉर्ड को, ये इस सेकंड को, ये इस जीवा को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। आपको ये बात समझ आई है नहीं? ज़रा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट फटाफट अंदाज में। तो आप यहाँ पर सारी बातें लिखेंगे क्या, माना कि केंद्र ओ वाले 5 सेंटीमीटर ओपी तथा 3 सेंटीमीटर, जो चीज़ें इसमें की आपने वो लिखेंगे, तथा 3 सेंटीमीटर ओ ए त्रिज्या वाले दो सेकेंडरी वृत्त हैं। त्रिज्या वाले दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दो सेकेंद्रीय वृत्त हैं। इस बात को सभी स्टूडेंट्स ने अगर समझा हो तो जरा यस लिख के बताइएगा, सेकेंद्रीय वृत्त है, सेकेंद्रीय वृत्त है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बड़े। विनीत आपका वेलकम इस सेशन में, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। तो आगे की तरफ लिखेंगे क्या, कि माना कि पी क्यू बड़े वृत्त की जीवा है, माना कि पी क्यू जो है वो बड़े वृत्त की कॉर्ड है, वो बड़े सर्किल की क्या है, सेकंड है। माना कि पी क्यू बड़े सर्किल की कॉर्ड है, इस तरीके से भी अगर आप लिख दोगे ना इंग्लिश वालों भी, तो डेफिनेटली आपका कोई गलत नहीं कर सकता है। भले से ही आपका इंग्लिश में पेपर आ रहा हो, इंग्लिश में आपको करना हो, अगर आप कुछ इस तरीके से लिख देंगे, लेट पी क्यू बिग सर्किल की कॉर्ड है, तो आपका काम बन जाएगा। अगर इतना भी लिख दोगे आप, तो मेरी बात अगर आपको समझ आ रही हो और आप लिखना जानते हो इंग्लिश में सही तरीके से, तो डेफिनेटली आप इजीली लिख सकते हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है बेटा। तो पी क्यू बड़े सर्किल की क्या है, बड़े सर्किल की कॉर्ड है, जीवा है, इस तरीके से। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं ना, जो कि छोटे वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करते, जो कि छोटे वृत्त को
बिंदु ए पर टेंजेंट करती है, स्पर्श करती है, टेंजेंट करती है। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट, पी क्यू छोड़े हुए की स्पर्श रेखा है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। सिंपल एज दैट। जो ये बता रहा है कि इस छोटे वाले सर्कल की जो पी क्यू है ना, पी क्यू वो टेंजेंट लाइन है ना, इसमें ये बताया गया है। अब आप ओ क्यू को मिलाइएगा, आपने यहाँ पर ओ क्यू को मिला दिया, तो मैं आपके सामने इसको ओ क्यू को मिला देता हूँ और बातें देखते हैं समझ आती है या नहीं स्टूडेंट्स के। मैंने ओ क्यू को इस तरीके से मिला दिया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, ओ क्यू को मिलाइए, ओ क्यू को मिलाइए, तो मिला दिया हमने, ठीक है। वी नो दैट त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर टेंजेंट लाइन पर, टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। यानी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या वो पी के ऊपर डायरेक्टली परपेंडिकुलर है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। वेरी गुड स्टूडेंट। सो अगर मैं यहाँ पर लिख सकूँ क्या कि ओ ए जो है, ओ ए वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, ओ ए जो है वो पी क्यू के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है। इस तरीके से आप इजीली इसको लिख सकते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। अब आप यहाँ पर क्या कि इन त्रिभुज, इन ट्राइंगल ओ पी ए में, ओ ए पी में, ओ ए पी में आप इसमें देख सकते हैं ओ ए पी बाई सॉरी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि ट्राइंगल ओ ए पी आर राइट एंगल ट्राइंगल, आर राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल कि ओ ए पी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। ओ ए जो है, ओ ए पी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। ये हमने बात लिख दी है, क्योंकि इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये इसके एक पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, और जब स्पर्श करता है और वहाँ उस त्रिज्या से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। आई होप इस बात को समझ गए होंगे आप। तो आप लिख सकते हैं क्या कि इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी बाई पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम। इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फटाफट अंदाज में हाईपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, इस तरीके से। हाईपोटेनस क्या है भाई इसका, हाईपोटेनस ये रहा भाई, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इस तरीके से आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है। और बेस कितना है भाई इसका, 3 का स्क्वायर 9, और इसको पक्षांतर करता हूँ मैं, उधर लेकर जाता हूँ, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस के 9 इजिकल्स टू 16। और अगर आप इसका रूट करेंगे ना तो p इजिकल्स टू रूट 16, तो p का मान यहाँ से 4 आ जाएगा। आप यहाँ पर एक बात को लिख सकते हैं क्या कि केंद्र से लिख सकते हैं, सेंटर से, केंद्र से जीवा पर, कॉर्ड पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कॉर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। दो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि जब पी ए, आप मुझे बताओ, जब पी ए की वैल्यू निकल करके पी का स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, यानी हमने इसको निकाला है, इसको, यानी ये जो परपेंडिकुलर है इस पर ये परपेंडिकुलर है ना, बिल्कुल सर। तो
क्योंकि हमने पी की वैल्यू निकाली, पी ए इजिकल्स टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ पी क्यू कितनी हो जाएगी। पी क्यू इजिकल्स टू 2 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, जितना आप मुझे बताओ ए पी की वैल्यू निकाल चुके हैं 4। जब मैं इस 4 की 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पी क्यू का मान निकल जाएगा। तो पी क्यू इजिकल्स टू 4 दूनी 8, तो 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आई होप ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको इजीली समझ में आ गया। सभी स्टूडेंट्स ज़रा यस लिख के बताओ बातें स्पष्ट हो गई हों। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।